नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। और आज की डेट है 3 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम बूस्टर हिंदी में। सबसे पहला आर्टिकल हमारा आज का है मणिपुर ब्लैक राइस और गोरखपुर टेराकोटा और कोवलपट्टी कदलई मितई को जीआई टैग मिला है। तो हम पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि जीआई टैग क्या है। तो सबसे पहले इस चावल के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि काला चावल, जिसका नाम चक हाओ भी कहा जाता है इसको मणिपुर में। इस चावल की खासियत क्या होती है? ये काले रंग का होता है, गहरे काले रंग का। आप ये तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसका वज़न जो है अन्य चावलों की अपेक्षा अधिक होता है, यानी इसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है अन्य चावलों की अपेक्षा। इसमें एक एजेंट पाया जाता है, केमिकल एजेंट, जिसको एंथोसाइनिन कहते हैं, और इसी के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। एंथोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है? चावल, ये इस चावल का यूज़ जो है वो दलिया और मिष्ठान बनाने में किया जाता है, और चीन में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मणिपुर का है ये ब्लैक चावल, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा है कोवलपट्टी कदलई मिठाई। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये कोवलपट्टी कदलई मिठाई की है, या मिठाई जिसको हम कह सकते हैं। इसको क्या किया जाता है? ये मूंगफली की कैंडी होती है। आप ये देख रहे होंगे, ये मूंगफली के बीज हैं और मूंगफली के द्वारा इसको बनाया जाता है। तमिलनाडु की है ये, ठीक है। कोवलपट्टी कदलई मिठाई, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये तमिलनाडु की है और इसको मूंगफली से बनाया जाता है। इसको हम मूंगफली की कैंडी भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि मूंगफली के जो सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, उनमें गुड़ को मिलाया जाता है, फिर उसके बाद में ये कैंडी टाइप की तैयार की जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसको बनाने के लिए एक नदी है तमिलनाडु में, थांबी बरानी नदी। इस नदी के पानी का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, जिस कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। इसकी विशेषता यही है कि ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और थांबी बरानी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है, वेस्टर्न घाट हैं जो हमारे इंडिया में, वहाँ से निकलती है और तमिलनाडु तक बहती है और मुन्नार की खाड़ी में गिरती है। गल्फ और मन्नार जो है, आपने यहाँ पर जैसे, एक मिनट हम इसको मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं। ये इस टाइप से जो हमारा लास्ट में भारत है और यहाँ पर श्रीलंका, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये गल्फ और मन्नार में गिरती है थांबी बरानी नदी, और ये तमिलनाडु की 12 मासी नदी है, यानी 12 मंथ ये फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा है गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है आप जानते हैं? टेराकोटा जो होती हैं मिट्टी की पकी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं, या पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा कहते हैं। अब उस मिट्टी के द्वारा जो भी कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, कभी कभी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये मूर्तियों की तस्वीर है गोरखपुर टेराकोटा की। तो इस टेराकोटा को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इसलिए एक न्यूज़ में है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गोरखपुर टेराकोटा, ठीक। इसमें होता क्या है? हाथी, घोड़े और जानवरों जैसी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, और इसमें जो कलाकार होता है, यानी जो बनाता है इनको, वह क्या होता है, जिसको मूर्तिकार भी कह सकते हैं हम, उसकी मेहनत की अपेक्षा उसे क्या होता है? लाभ कम होता है। इसीलिए इस टेराकोटा को अभी जीआई टैग दिया गवर्नमेंट ने, जिसको इससे होगा क्या? इससे जो वहाँ कुम्हार हैं जो बनाते हैं इनको, उनको मदद मिलेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये हमने जाने कि 3 जो जीआई टैग दिए गए हैं। उसके बाद हम शॉर्ट में जान लेते हैं जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक होता है जो किसी एरिया स्पेसिफिक उत्पादन को बताता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया के लिए किसी वस्तु या किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिल गया, तो ये विशेषता जो है पूरे वर्ल्ड में होगी कि इस वस्तु का उत्पादन जो है स्पेसिफिकली यहीं किया जाता है और इसी नाम से इसको मार्केटिंग की जाती है, जिससे क्या होता है उस क्षेत्र विशेष की पहचान बनती है और विकास में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये हमने जाना कि जीआई टैग क्या होता है और जीआई टैग दिया क्यों जाता है। जीआई टैग उस क्षेत्र विशेष में जो स्पेसिफिक या मूल विशेषताएं होती हैं उनके कारण दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, एंथोसाइनिन पाया जाता था और काला रंग था, ठीक। उसके बाद इसमें क्या था, इसमें थांबी बरानी नदी का पानी यूज़ किया जाता था, जिससे कि काफ़ी टेस्ट होता था इसमें। उसके बाद ये टेराकोटा, गोरखपुरी टेराकोटा, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा किसान सभा ऐप है। किसान सभा ऐप को हाल ही में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है या निर्माण किया गया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। हर कदम हर डगर किसानों का हमसफ़र जो होगा वो
किसान सभा ऐप होगा और इसको बनाया गया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि काम करता है CSIR के तहत। ठीक है, इसको बनाया क्यों गया है? जो सप्लाई चेन है उसको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए ये ऐप का निर्माण किया गया है, जिससे कि सभी गुड्स का, जो इसेंशियल गुड्स हैं, उनका आवागमन या कहते नहीं परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहे, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन में 6 मुख्य मॉडल संचालित किए गए हैं, जिनमें मंडी डीलर को शामिल किया गया है, किसान को शामिल किया गया है, ट्रांसपोर्टर को शामिल किया गया है, सर्विस प्रोवाइडर को शामिल किया गया है, उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है और मंडी बोर्ड को शामिल किया गया है। ठीक है, इससे होगा क्या, बिचौलिए बीच में जो होते हैं जिनसे किसानों को नुकसान हो जाता है काफ़ी, उनका अब किसानों का शोषण जो है वो कम होगा। ठीक है, तो लॉजिस्टिक में भी काफ़ी सपोर्ट होगा और आसानी से किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने उत्पादन को ले जा सकेंगे। और इसको बनाने से पहले एक सर्वे किया गया था आज़ादपुर मंडी में, तो ये आज़ादपुर मंडी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आज़ादपुर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मंडी एशिया की कौन सी है? आज़ादपुर जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक, चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या है हमारा? श्रमिक ट्रेन अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में आ रही हैं। ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य पहुंचाने के लिए। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन इस ट्रेन को चलाने के लिए एक जो कंडीशन है वो ये रखी गई है कि जब दोनों राज्य, जैसे A और B 2 राज्य हैं, A राज्य से B राज्य के जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने राज्य B में जाना चाहते हैं, तो दोनों राज्यों की जब सहमति होगी तभी इस प्रकार की ट्रेन को चलाया जा सकता है। और इस प्रकार की जो पहली ट्रेन है वो हैदराबाद से झारखंड के बीच में चलाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली श्रमिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? हैदराबाद से झारखंड के बीच में चलाई गई है। ठीक, उसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा, महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में 9 सीटों पर चुनाव होगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में 9 सीटों के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी है हाल ही में, और उसकी डेट भी अनाउंस की जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कौन से आर्टिकल के तहत कराता है? 324 के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इस अनुच्छेद के तहत भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह संसदीय यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के चुनावों को कराता है। MP, MLA, MLC के जो चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, उसके बाद यह जो अनुच्छेद है निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का भी अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो अनुच्छेद 169 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधान परिषद की जब बात आती है तो अनुच्छेद 169 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है और इसी आर्टिकल के तहत किसी विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद राज्य विधानपालिका का एक ऊपर सदन होता है, यानी अपर हाउस होता है, और इसीलिए राज्य विधान परिषद, देखो राज्य विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 मेंबर जो हैं वो अपनी सदस्यता, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी हम बताएंगे कौन कौन से में है। पहले 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, 1 सेकंड। हाँ, अभी चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि जो 24 अप्रैल को क्या हुआ था, 9 सीटें खाली हुई थी विधान परिषद की, कहाँ? महाराष्ट्र में। तो अब उन सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। ठीक, और आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद मौजूद है। जम्मू कश्मीर के विघटन से पहले क्या था, जम्मू कश्मीर को अब UT बना दिया गया है। इससे पहले 7 राज्यों में थी, लेकिन वर्तमान में अब 6 राज्यों में है। ठीक है, विधान परिषद। 1 सेकंड ये देख लेते हैं, ये क्या है ये। हाँ, अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं, और निर्वाचन आयुक्त हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ये हमारे तीनों चुनाव आयुक्त हैं। ठीक, उसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा, पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद को क्लियरेंस दे दी है, या कहें तो मंजूरी दे दी है। अब जो नई संसद बनाई जाएगी उसके लिए जो काफ़ी सारे पेड़ काटने थे, इस वजह से ये मामला लटका हुआ था, लेकिन अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसको क्लियरेंस दे दी है। तो हम जान लेते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना जो है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, और आप ये देख सकते हैं ये है सेंट्रल विस्टा। ठीक, इसमें
राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट ये शामिल होते हैं। इनका पुनर्विकास किया जाएगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत, ठीक है। और जो नई संसद बनाई जाएगी, आप ये तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी पुरानी वाली संसद है जो अभी कार्यरत है, और जो न्यू संसद प्रपोज्ड है वो इस टाइप की होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने जाना न्यू संसद के बारे में। तो संसद से जुड़े कुछ फैक्ट हैं जो उनको हम जान लेते हैं। संसद की स्थापना की गई थी 1921 से की गई थी, लेकिन 1927 में बनकर ये तैयार हुई थी और एडविन लुटियंस के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा में देखो संसद भवन अभी हमने डिस्कस किया, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और नेशनल आर्काइव भी आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो भी इसमें शामिल होता है। और 2022 तक प्लान है इस नई संसद को बनाने का, ठीक है। बस इतना सा इम्पोर्टेंट है, 2022 तक ये बनकर तैयार हो सकती है। अगला जो आर्टिकल है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। अभी हाल ही में उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी जो पीडीएस मंत्रालय होता है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अडॉप्ट कर लिया है। तो अब वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या हो गई 17, राज्य प्लस यूटी मिलाकर हो गए 17, जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। इससे पहले एक नज़र देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, त्रिपुरा, ये पहले से ही वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल थे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो इनिशिएटिव है उसको किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? सबसे पहले तो एक डिपो ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है सरकार के द्वारा, डिपो ऑनलाइन सिस्टम। इस ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही सभी पीडीएस स्टेट को एकीकृत किया जा रहा है, यानी इंटीग्रेट किया जा रहा है एक ही पीडीएस मैनेजमेंट सिस्टम से, डिपो ऑनलाइन सिस्टम जिसका नाम है, ठीक है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो आया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, और इसके अनुसार वर्तमान में लगभग 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा सरकार उपलब्ध कराती है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा है, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीआई टैग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है अक्सर। तो कश्मीरी केसर के बारे में हम जान लेते हैं। ये केसर की खेती को अभी दिया गया इस टाइप का होता है, रेड कलर का, ठीक है। केसर कश्मीर में उगाए जाने वाला केसर की खासियत क्या होती है? ये काफ़ी लंबा होता है और गहरे लाल रंग का होता है। इसकी सुगंध जो है, इनकी जो परफ्यूम्स है, यानी इसकी जो सुगंध है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये विशेष होती है, बिल्कुल अलग टाइप की सुगंध होती है। और इस केसर में क्या होता है, केमिकल को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है सुगंध के लिए, और क्रोसिन की उच्च मात्रा के कारण इसका रंग विशेष होता है। क्रोसिन एक रासायनिक एजेंट होता है जो इसमें पाया जाता है। पिक्रोक्रोसिन की उपस्थिति के कारण इसमें कड़वाहट होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केसर में कड़वाहट क्यों होती है? तो केसर में कड़वाहट होती है पिक्रोक्रोसिन के कारण होती है केसर में कड़वाहट, ठीक है। तो कश्मीरी केसर अभी हमने डिस्कस किया था। कश्मीरी केसर जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला विश्व का एकमात्र केसर है, और किश्तवाड़, बड़गाम, श्रीनगर जैसे ज़िलों में इसको उगाया जाता है। केसर के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें केसर लच्छा जो कि केवल फूल से अलग किया जाता है और उसको प्रोसेसिंग कर लिया जाता है बिना सुखाए, और मोंगरा केसर जिसे फूल से अलग किया जाता है और इसे सुखाया भी जाता है प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है। और गुच्छी केसर जो होता है, जो सूखे और एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, उसको कहते हैं गुच्छी केसर। तो कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला, ये आपको याद रखना है। और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो आपको ज़रूर याद रखना है कि पिक्रोक्रोसिन जो है, इसकी उपस्थिति के कारण केसर का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अगला जो आर्टिकल है हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, कोविड-19 राहत कार्यक्रम में चकमा और हाजोंग को शामिल किया गया है। तो चकमा और हाजोंग जो हैं, इनको हम जान लेते हैं ये क्या होते हैं। चकमा और हाजोंग जो है ये पूर्वोत्तर भारत की अब वर्तमान में जनजाति हैं। ये पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, जब हुआ था क्या, 1964 में आए थे, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में अब बांग्लादेश है, उस समय ये आए थे शरणार्थी के रूप में भारत में 1964 में। लेकिन अभी तक इनको नागरिकता प्राप्त नहीं है, लेकिन सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रमों के लिए इनको भी एलिजिबल कर दिया गया है। तो हम जान लेते हैं कि चकमा और हाजोंग क्या है। चकमा जो है वो बौद्ध थे और हाजोंग हिंदू थे, ठीक है। तो ये बस इतना सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ये क्या हुआ था, ये आप देख रहे होंगे, ये कर्णफुली नदी है, कर्णाफुली नदी,
इस नदी के सहारे इसको पार करके आए थे भारत में, इंडिया में आए थे। कहाँ से? पूर्वी पाकिस्तान से, और जिसको बांग्लादेश अब कहा जाता है। पहले तो पूर्वी पाकिस्तान था, अब जो है वो बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद अभी वर्तमान में इनके पास क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इनके पास सिटीजनशिप नहीं है, यानी नागरिकता नहीं है। हालांकि इन्हें बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो कर्णफुली नदी, एक वर्ड इसमें आया है, उसको भी हम देख लेते हैं। कर्णफुली नदी ये चटगांव पहाड़ियों से निकलती है और मिज़ोरम से निकलती है, ठीक है। फिर ये बहती हुई आगे कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो कर्णफुली नदी पूछा जा सकता है, मिज़ोरम में इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। बांग्लादेश में भी इसका फ्लो होता है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा यूपीपीसीएस प्रीलिम बूस्टर डेली हिंदी में डिस्कस की जाएगी, तो आप हिंदी से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग हिंदी से यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चन रिलेटेड चीज़ें इस पर पब्लिश की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।